हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी मैं शामिल करता हूं। दोस्तों, आप हमारा डेली का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से। तो दोस्तों, देर न करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन बिहार करंट अफेयर्स का आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसमें रियली मेहनत करके 6 अखबारों का निचोड़ शामिल किया जाता है। आपको पढ़ने के बाद जरूर पता चल जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर भी रहता है, जिससे आपका एक भी करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल का भी न छूटे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार का पहला मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? देखिए दोस्तों, बिहार का पहला मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है बक्सर और पश्चिमी चंपारण में बनाया जा रहा है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बिहार के पहले मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह एसईजेड पश्चिम चंपारण के कुमार बाग और बक्सर के नवानगर क्षेत्र में बनेंगे। 31 जुलाई 2024 को वाणिज्य मंत्रालय भवन में हुई बोर्ड ऑफ अप्रूवल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार को 9 अगस्त को एक पत्र के माध्यम से यह जानकारी मिली है। राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने यह जानकारी दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार आने वाले समय में इन दोनों जगहों पर 125-25 एकड़ जमीन पर बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के मानकों के अनुरूप विकास किया जाएगा। बियाडा के प्रस्ताव पर यह अनुमति दी गई है। देखिए दोस्तों, मल्टी सेक्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां व्यापार और भंडारण या दो से अधिक सेक्टर में आने वाली वस्तुएं या दो से अधिक सेक्टर में आने वाली सेवाओं जैसी इकाइयां स्थापित की जा सके। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जगह पर एयरपोर्ट निर्माण के लिए 1413 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि पटना का जो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है वो मानकों के अनुरूप नहीं है। वहां पर बहुत जो है जगह थोड़ा कम पड़ गया, जहां जगह कम होने के कारण पटना के नए एयरपोर्ट को मंजूरी मिली है बिहटा में। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1413 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्र सरकार ने बिहटा एयरपोर्ट के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 1413 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है। पटना का दूसरा बिहटा एयरपोर्ट जल्द बनकर तैयार होगा। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि अब जमीन की उपलब्धता के बाद एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। बिहटा में नया एकीकृत टर्मिनल भवन 66,000 वर्ग मीटर में फैला होगा। व्यस्त समय में क्षमता 3,000 यात्रियों की होगी। इसकी वार्षिक क्षमता 50 लाख यात्रियों की होगी। जब भी आवश्यकता होगी, क्षमता को 50 लाख तक और बढ़ाया जाएगा। कुल क्षमता 1 करोड़ यात्रियों की होगी। इस परियोजना में A321, B737, 800, A320 किस्म के विमानों के लिए उपयुक्त 10 पार्किंग बे की भी व्यवस्था करने में सक्षम एप्रन 2 लिंक टैक्सीवे का भी निर्माण शामिल है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकी में प्रथम स्थान किस झांकी को मिला है? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को। बिहार में शहरों से लेकर गांव तक स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया। इस दौरान अलग अलग विभागों की 13 मनमोहक झांकियां निकाली गई। इस साल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला स्थान, जीविका को दूसरा और उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा की झांकी को संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार दिया गया है। बिहार के किस जिले में पेंटिंग का क्लस्टर बनाया जाएगा? तो दोस्तों, मधुबनी में। केंद्रीय सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग मंत्री ने बिहार के मैनचेस्टर कहे जाने वाले गया जिले के मानपुर पटवा टोली में सूती वस्त्र उद्योग का क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की है। बिहार के मधुबनी में पेंटिंग क्लस्टर, भागलपुर में सिल्क उद्योग का क्लस्टर, दरभंगा में मखाना का क्लस्टर बनाने की भी घोषणा केंद्रीय सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने की है। बिहार के किस जिले के रहने वाले सागर कुमार का चयन प्रो कबड्डी लीग के टीम बंगाल वॉरियर्स में हुआ है? तो पटना के रहने वाले हैं दोस्तों। बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड के रहने वाले सागर कुमार का चयन प्रो कबड्डी लीग के टीम बंगाल वॉरियर्स में हुआ है। बंगाल वॉरियर्स ने सागर कुमार को 13 लाख में खरीदा है। सागर कुमार ने जूनियर विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है।
हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? ये तो तीन दोस्तों। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में बताया कि भारत ने रामसर साइट्स नेटवर्क में तीन और साइटें जोड़ी है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश के तवा जलाशयों को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा दोस्तों। भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बार शिखर सम्मेलन का थीम सतत भविष्य के लिए एक सतत वैश्विक दक्षिण है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले दो शिखर सम्मेलन की तरह तीसरा शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इसे नेताओं के सत्र और मंत्री स्तरीय सत्रों के तहत आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी ने समिट में शामिल देशों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बाकी दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में भी पूरा समर्थन का आश्वासन दिया है। उन्होंने विकास में भागीदार देशों की मदद के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि भारत बिजनेस बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए $2.5 मिलियन करीब 21 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड शुरू करेगा। ग्लोबल साउथ 100 से ज्यादा देशों का समूह है। 2022 में जब भारत G20 समिट में शामिल हुआ तब G20 को नया ढांचा देने के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू हुआ। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों तो ऋषभ शेट्टी ने। दोस्तों 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी ने जीता है। कंतारा मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन, तिरुचित्रम्बलम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस मानसी पारेख को दिया गया है। कच्छ एक्सप्रेस गुजराती फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता को मिला है ऊंचाई के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन राज मल्होत्रा को फौजा हरिवाणी फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड दीपक दुआ को। बेस्ट तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 को। बेस्ट तमिल फिल्म PS1। बेस्ट कन्नड़ फिल्म KGF 2 को। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। बेस्ट फीचर फिल्म आटम मलयालम। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या को ऊंचाई के लिए मिला गया है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर प्रमोद कुमार को फौजा हरिवाणी फिल्म के लिए। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन KGF 2 को। बेस्ट एनिमेशन ब्रह्मास्त्र वन धर्मा के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी PS1 को। बेस्ट फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज के कच्छ एक्सप्रेस गुजराती मूवी को। बेस्ट फिल्म प्रोवाइडिंग हौसलम एंटरटेनमेंट कंतारा कंतारा लस्ट डायलॉग्स गुलमोहर को दिया गया है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन बैकग्राउंड का अवार्ड AR रहमान को PS1 के लिए। बेस्ट साउंड डिजाइन AR रहमान को PS1 के लिए मिला है। बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड अरिजीत सिंह केसरिया गाने के लिए ब्रह्मास्त्र 1 में जो है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म बीरूबाला हरगिला असम की मूवी है। बेस्ट स्क्रिप्ट कौशिक सरकार मोनोनो अवेयर के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन विशाल भारद्वाज को फुर्सत हिंदी के लिए। बेस्ट डायरेक्शन मैरियम चंडी फ्रॉम द शैडो। बेस्ट शॉर्ट फिल्म 30 मिनट ओनियता असम। बेस्ट नॉन फीचर सोशल और पर्यावरण वैल्यू ऑन द ब्रिंक सीजन 2 मिला दोस्तों गरियाल को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मॉर्मर्स ऑफ द जंगल मराठी मूवी को। पेंतोक्तार सिनावात्रा को किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना गया है? तो थाईलैंड का दोस्तों। थाईलैंड की संसद ने 16 अगस्त 2024 को पेंतोक्तार सिनावात्रा को अपना सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है। जबकि कुछ दिनों पहले ही उनके पिता थाकसिन सिनावात्रा को अदालत के आदेश के तहत पद से हटा दिया गया था। 37 वर्षीय सिनावात्रा को 319 वोट मिले जो सदन के लगभग 2/3 हैं। इस जीत के साथ वह यिंगलक सिनावात्रा के बाद प्रधानमंत्री पद संभालने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। किंगडम ऑफ थाईलैंड जिसका प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश से दक्षिण पूर्वी एशिया में एक देश है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बौद्ध धर्म का थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से गहरा प्रभाव रहा है। माना यह जाता है कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। बौद्ध धर्म यहाँ का मुख्य धर्म है। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि माना जाता है क्योंकि थाईलैंड में कई सफेद हाथी हैं। 2024 पेरिस पैरालंपिक में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। भारत की पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता पैरा एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नामित किया है। पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 2024 को पेरिस में आयोजित किया जाएगा। विकलांग एथलीटों के लिए 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस फ्रांस में होगा। भारत पेरिस पैरालंपिक में अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। भारतीय दल में 84 एथलीट शामिल हैं जिनमें 32 महिला एथलीट शामिल है। भारतीय एथलीट पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूतों सहित 12 खेल स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे।
भारतीय एथलीट पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग ले रहे हैं। पेरिस पेरिस पैरालंपिक में कुल 22 खेल आयोजित किए जाएंगे। भारत के लिए सबसे सफल पैरालंपिक 2020 टोक्यो पैरालंपिक था, जहां भारत ने 19 पदक, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीते थे। 2024 पेरिस पैरालंपिक का शुभंकर पैरालंपिक फ्रीज या फ्रीजियन टोपी पर आधारित है, जो सतर्कता और स्वतंत्रता का एक ऐतिहासिक प्रतीक है। इसके रंग नीले, सफेद और लाल थे, जो फ्रांसीसी ध्वज के रंगों को दर्शाते हैं। आदर्श वाक गेम्स वाइड ओपन है। भारत का कौन सा एयरपोर्ट नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन एयरपोर्ट का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय एयरपोर्ट बना है? तो दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली हवाई अड्डा बुधवार 14 अगस्त को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। दिल्ली एयरपोर्ट की लेवल 5 प्रमाणन की उपलब्धता, स्थिरता और कार्बन प्रबंधन में इसके नेतृत्व को रेखांकित करती है, जिसका प्रारंभिक लक्ष्य 2010 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बनाना है। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने राज्य भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 150 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ ये योजना लगभग 1.92 लाख ऐसे किसानों को बढ़ावा देगी, जो पहले ही से ही 32,149 हेक्टेयर भूमि पर रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद क्लस्टर आधारित विकास मॉडल के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। तो दोस्तों, यह रहा 16 और 17 अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।